समझ में आ गई कि सुल्तान के पद की जो प्रतिष्ठा है वो कितनी ज्यादा गिर चुकी थी। तो अब बलबन ने इस चालीसा के प्रभाव को कैसे समाप्त किया, इसके ज्यादातर जो मेंबर थे उनको जहर देकर मरवा दिया। जैसे एक उदाहरण रखता हूं, बलबन का चाचा का लड़का था चचेरा भाई शेर खां, जो सीमांत का इख्तेदार था, इस चालीसा का सदस्य था और सीमांत प्रदेश का इख्तेदार था। उसकी जहर देकर हत्या करवा दी गई बलबन के द्वारा। इसके अतिरिक्त कुछ और इख्तेदार जो इस चालीसा के सदस्य थे, जैसे एक तो बदायूं का सूबेदार था मलिक बकबक, और इसके अतिरिक्त अवध का सूबेदार था हैबात खां। इन दोनों को सार्वजनिक रूप से जनता के सामने, सार्वजनिक का मतलब ये है ना, तो सार्वजनिक रूप से इन दोनों को अपमानित किया गया और 500 कोड़े लगवाए गए। एक दो कोड़ों में खाल जो होती है, शरीर की चमड़ी जो होती है, वो बाहर निकल कर आ जाती है। तो 500 कोड़ों में क्या हालत हुई होगी और किस बहुत बुरे तरीके से अपमानित कराया गया। ऐसा बताया जाता है कि अपमान की वजह से हैबात खां ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। तो इन सदस्यों को अपमानित कराया गया, कठोर दंड दिए गए, जहर दिया गया। अब एक सवाल और आ रहा होगा कि साहब इनके कोड़े क्यों लगवाए गए? तो कोड़े लगाने का एक कारण यह था कि ये दोनों, कौन, मलिक बकबक और हैबात खां, इन्होंने अपने नौकरों की हत्या कर दी थी। शराब के नशे में थे और अपने नौकरों की हत्या कर दी। और उस समय नौकर जो है वो दास ही होता था, तो इतना बड़ा गुनाह नहीं था। लेकिन बलबन की जो न्याय व्यवस्था थी वो काफी कठोर न्याय व्यवस्था थी, और इस प्रकार का वो न्याय करता था कि कई बार तो ऐसा होता था कि कई बार न्याय सही है, लेकिन कई बार छोटे छोटे अपराध के लिए इतना ज्यादा कठोर सजा दे दी जाती थी कि वास्तव में न्याय होने की बजाय वो अन्याय हो जाया करता था। तो खैर, इन दोनों ने अपने नौकरों की हत्या कर दी थी, इसीलिए बलबन ने न्याय के नाम पर इन दोनों को सार्वजनिक रूप से कोड़े लगवाए। तो ये जब चालीसा के सदस्यों के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा था, तो बाकी लोग अपने आप बलबन के घुटने पर आ गए और बलबन ने इस चालीसा के प्रभाव को खत्म कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। अब चुनौती ये थी कि ये जो सुल्तान का पद है, इसकी प्रतिष्ठा गिरी हुई है, क्योंकि अब से पहले तक, जब तक बलबन खुद इस चालीसा का सदस्य था, तब तक तो मामला ठीक था। लेकिन अब वो खुद सुल्तान है, तो अब उसको ये कतई बर्दाश्त नहीं था ना कि ये 40 लोगों का ग्रुप जो है मेरे डिसीजंस में इंटरफेयर करे। तो ये तो खत्म कर दिया उसने चालीसा को, लेकिन अब सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को कैसे चरम सीमा तक पहुंचाया जाए? तो उसने क्या किया, एक तो खुद का जो दरबार था उसको ईरान के जो सुल्तान थे, ईरान के जो बादशाह थे या ईरान के जो शासक थे, उनकी तर्ज पर अपना दरबार लगाना शुरू किया। जो दरबारी थे उनके लिए ड्रेस कोड निश्चित कर दिए कि पर्टिकुलर इसी ड्रेस कोड में आप दरबार में आओगे। दरबार में हंसना तक मना था। इसके अलावा कोई शराब पीकर नहीं आ सकता था, सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक स्थानों पर शराब नहीं पी जा सकती थी। हालांकि ये एक अच्छा डिसीजन आप मान सकते हो कि बलबन ने जब शराब पर प्रतिबंध लगाया, शराब पीने पर नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना और दरबार में शराब पीकर आने पर जब प्रतिबंध लगाया, तो वो पहले भी शराब वो खुद भी पीता था, लेकिन प्रतिबंध लगाने से पहले उसने खुद ने शराब छोड़ी और फिर ये प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा जब वो दरबार में आता था तो इतना दहशत का, इतना डरावना माहौल हो जाता था कि वो प्रॉपर ड्रेस में आता था, सिर पर उसके एक बड़ा सा मुकुट रखा होता था, उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड चलते थे और ये लंबे चौड़े चौड़े बॉडीगार्ड हुआ करते थे। जैसे आप कई पिक्चरें देखते हो ना बॉलीवुड की, जिसमें कोई जल्लाद होता है, फांसी पे लटकाता है, तो इस तरह के डरावने बॉडीगार्ड होते थे, हाथों में नंगी तलवारें लेकर वो चलते थे। और जब बलबन की एंट्री होती थी दरबार में, तो इतना ऐसा डरावना सा माहौल होता था कि लोग दहशत में आ जाते थे, दरबारी दहशत में आ जाते थे। बलबन जब अपनी गद्दी पर जाकर बैठता था तो उसने दो प्रथाएं और शुरू की थी। एक तो सजदा, या जिसको सिजदा भी कहा जाता था, और इसके अतिरिक्त एक पैबोस। मतलब समझ लो इसका क्या मतलब है। सजदा या सिजदा का मतलब यह है कि आप सुल्तान के सामने जाओगे, जो भी दरबारी है वो सुल्तान के सामने जाएगा, घुटनों के बल बैठेगा और सिर झुकाएगा, घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाएगा। और पैबोस का मतलब यह है कि सुल्तान के पैरों को चूमेगा। तो ये दो प्रथाएं उसके द्वारा शुरू की गई थी। अब ये सारी चीजें तो उसने कर दी, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, बलबन भी तो गुलाम था ना, दास था ना। अब लोग भले ही उसके सामने ना बोले, लेकिन उनके मन में तो ये था कि ये गुलाम है, दास है। तो अपने आप को चरम सीमा तक अपनी छवि बनाने के लिए और सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने के लिए अब उसने अपना संबंध एक प्रतिष्ठित वंश से जोड़ा। उसने कहा, मैं गुलाम नहीं हूं, एक अच्छे कुलीन वर्ग से संबंधित हूं, अच्छे वंश से संबंधित हूं। और उसने आफ्रासियाब वंश से अपना रिलेशन जोड़ दिया। तो ये गुलाम होने का दाग उसने हटवाया। इसके अलावा
उसने एक सिद्धांत दिया, राजत्व का सिद्धांत, ताकि लोगों के मन में किसी भी प्रकार का ये ना हो कि साहब सुल्तान के खिलाफ बोल जाओ या सुल्तान की जरा सी भी निंदा कर दो। तो इसीलिए उसके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया, राजत्व का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या था? इसके तहत उसने एक तो खुद को जिल्ली इलाह कहा। जिल्ली इलाह का मतलब कि वो स्वयं ईश्वर का या अल्लाह का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब इमेज। तो यहां धरती पर अल्लाह का या ईश्वर का प्रतिबिंब कौन? बलबन। जैसा उसने कहा कि मैं जिल्ली इलाह हूं। इसके अलावा उसने कहा मैं नियाबत एक खुदाई हूं, मतलब यहां इस धरती पर ईश्वर या अल्लाह का मैं प्रतिनिधि हूं। तो धरती पर उसने कहा पैगंबर के बाद सुल्तान का पद आता है और सुल्तान निरंकुश होगा, सुल्तान की जो मर्जी आए वो कर सकता है, सुल्तान जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो ये सारी इस प्रकार की बातें उसने कही कि सुल्तान के डिसीजन की अवहेलना नहीं की जा सकती, सुल्तान की निंदा नहीं की जा सकती। तो ये सब करने के बाद उस समय उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को बहुत चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। अब बात आती है कि जो जो लोग बलबन के विद्रोही थे, तो उनको इस प्रकार की सजा देनी थी कि बाकी का कोई भी व्यक्ति हो जिसके मन में विद्रोह का विचार ही पैदा ना हो, सजा देकर इतना आतंक पैदा कर दो कि दूसरे व्यक्ति के मन में विद्रोह का विचार ही पैदा नहीं होना चाहिए। तो कुछ उदाहरण मैं आपके समक्ष रखता हूं। जैसा एक तो वही सरकारी जो किताब है राजस्थान की, जिसमें पेज नंबर 219 पर जानकारी दी गई है, वही भारत का इतिहास एवं संस्कृति की, बलबन ने कटिहार में अपने विद्रोहियों का दमन किया। कटिहार जो बिहार में आता है, और 1267 ईस्वी के समय ये अभियान चलाया था बलबन ने। क्या किया? कटिहार पर आक्रमण किया और वहां जितने विद्रोही थे उनका दमन किया। ऐसा बताया जाता है, ऐसा लिखा हुआ है जैसा सोर्सेज में, कि 9 साल से ऊपर के जितने भी पुरुष थे उन सबकी निर्मम हत्याएं, बड़ी बेरहमी से हत्याएं करवा दी गई, और जो बच्चे और महिलाएं थे उनको बंदी बना दिया गया। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि साहब 9 साल कोई कैसे तय किया? उस टाइम तो कोई आधार कार्ड तो बने हुए नहीं होते थे कि साहब आधार कार्ड में देख लें ये डेट ऑफ बर्थ है। तो एक अनुमान के आधार पर जैसा लिखा हुआ है उसमें सोर्स में कि 9 साल से ऊपर के जितने पुरुष थे उनकी हत्याएं करवा दी गई बड़ी बेरहमी से। इसके अलावा बंगाल अभियान की भी चर्चा करनी जरूरी है, ताकि इस समय बंगाल का जो सूबेदार था वो था तुगरिल खान। और तुगरिल खान ने क्या किया? सन 1279 में विद्रोह कर दिया। इसी समय विद्रोह क्यों किया? तो कारण आप समझ। दरअसल 1279 ईस्वी तक आते आते बलबन बूढ़ा हो चुका था और इस समय भारत की सीमा पर मंगोल भी आए हुए थे। तो बलबन एक तो स्वयं बूढ़ा हो चुका, दूसरा उसकी सेना मंगोलों से भिड़ रही है। दरअसल बलबन के समय मंगोलों ने 2 बार हमला किया था, एक तो 1279 ईस्वी में और एक 1285 ईस्वी में। हालांकि बलबन की सेनाओं ने मंगोलों के उस विद्रोह को, उस आक्रमण को निष्फल कर दिया था, फेल कर दिया था। लेकिन जब यह हमला हुआ 1279 के समय मंगोलों का, तो एक उचित अवसर समझकर बंगाल का जो सूबेदार था तुगरिल खान, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो तुगरिल खान के विद्रोह का दमन करने के लिए बलबन ने पहले भेजा अमीन खां को और फिर भेजा तिरमित खां को। हालांकि जब अमीन खां लड़ने के लिए गया और पराजित होकर वापस आया तो बड़ी क्रूरता से उसकी हत्या करा दी गई और उसके शव को टांक दिया गया दुर्ग के गेट के ऊपर। और फिर बाद में बलबन खुद 2 लाख की सेना लेकर बंगाल गया और साथ में अपने बेटे को भी साथ में लेकर गया, जिसका नाम था बुगरा खां। जब बलबन वहां पहुंचा तो तुगरिल खां पहले ही वहां से भाग चुका था। बलबन की सेनाओं ने उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ा, उसके रिश्तेदारों को पकड़ा, उसके शुभ चिंतकों को पकड़ा, उनके जो भी लोग थे उन सबको पकड़ा और बड़ी निर्ममता पूर्वक सार्वजनिक रूप से, यानी लोगों के बीच में, सबको फांसी पर लटका दिया गया। और ऐसा बताया जाता है कि 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन थी जितने लोगों को फांसी पर लटकाया गया था और मारने से पहले उनके शरीर में कीलें ठोकी गई थी। तो बहुत क्रूरता पूर्वक बलबन ने उन सब की हत्याएं करवा दी थी। इसी को कहा जाता था लौह एवं रक्त की नीति, जो बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। बलबन वापस आ गया और वहां पर अपने पुत्र बुगरा खां को वहां का सूबेदार नियुक्त करके आ गया। इसके अलावा बात करते हैं बलबन के न्याय सिद्धांत की। तो देखिए, बलबन का जो न्याय था वो बहुत कठोर था। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कई बार ऐसा होता था कि छोटे छोटे अपराध के लिए भी बहुत क्रूर सजा दे दी जाती थी। कुछ उदाहरण मैंने रखे, जैसे मलिक बकबक जो बदायूं का सूबेदार था, उसको 500 कोड़े लगवाए थे। हैबात खां जो अवध का सूबेदार था, उसको कोड़े लगवाए थे, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था। मतलब इतना बुरा अपमानित किया था कि उन्होंने घर से निकलना तक बंद कर दिया था। तो बहुत क्रूर सजाएं होती थी। बलबन का न्याय व्यवस्था, न्याय का जो मॉडल था, हालांकि वो सक्सेस रहा था। ऑब्वियसली अगर आप किसी को बहुत क्रूर सजा दोगे तो अपराध करने वाले व्यक्ति के मन में एक डर तो पैदा हो ही जाता है।
कर लेते हैं कि बलबन जब बूढ़ा हुआ तो अब गुलाम वंश का पतन कैसे हुआ। दरअसल सन 1285 ईस्वी में जब मंगोलों ने हमला किया था तो बलबन की सेना ने मंगोलों के उस हमले को रोक तो दिया था, लेकिन 1285 में बलबन का जो बड़ा बेटा था मोहम्मद, वो मारा गया। और मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन बहुत ज्यादा दुखी हुआ। वो बलबन जो दरबार में बैठा करता था बड़ा सीरियस होकर और ऐसे गुस्से में कि कोई सुल्तान से अगर बात भी करे तो वो बहुत डरे, बात करने की हिम्मत ही ना हो किसी की। तो वो बलबन जो बहुत क्रूर दिखने की कोशिश करता था, जैसा एक इतिहासकार ने कहा भी है, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, कि बलबन उस समय का बहुत अच्छा अभिनेता था। अभिनेता मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग करता था, सीरियस दिखने की। तो जब बेटे की मृत्यु हुई 1285 में, उसके बाद बलबन टूट सा गया और उसके 2 साल बाद 1287 में बलबन की भी लगभग 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी। हालांकि बलबन ने अपनी मृत्यु से पहले अपने बड़े बेटे मोहम्मद के बेटे कै खुसरो को उत्तराधिकारी घोषित किया। फिर से बोलूं अपनी बात को कि जो बेटा मर गया था मोहम्मद, उसका एक बेटा था कै खुसरो। तो बलबन ने अपने जीवित रहते कै खुसरो को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन जब बलबन की मृत्यु हुई तो उस समय के जो सरदार थे, जो अमीर थे, उन्होंने कै खुसरो को अगला शासक नहीं बनाया। शासक किसको बनाया? कैकुबाद को। ये कैकुबाद कौन था? तो ध्यान करो, बलबन का वो बेटा बुगरा खां जो बंगाल अभियान पर उसके साथ गया था, उसी बुगरा खां का बेटा था कैकुबाद। तो कैकुबाद को अगला शासक बना दिया गया। कैकुबाद ने क्या किया? ऊंचे ऊंचे पदों पर जो गैर तुर्की थे उनकी नियुक्ति करनी शुरू कर दी। अब कैकुबाद को कुछ समय बाद लकवा मार गया, मतलब पैरालिसिस आ गया। तो कैकुबाद को गद्दी से हटाया गया और कैकुबाद का जो बेटा था क्यूमर्स, उसको अगला शासक बना दिया गया। अब हालांकि उस समय गुलाम वंश के समय जो आरिज ए मुमालिक था, आरिज ए मुमालिक का मतलब ये हो गया कि उस समय का जो सेना का अध्यक्ष था वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर हमला कर दिया और कैकुबाद की तो हत्या कर दी। और कैकुबाद की हत्या करने के बाद खुद उस बालक क्यूमर्स, जो छोटा सा बच्चा था, खुद उसका संरक्षक बन गया कि भैया आज से मैं इसका संरक्षक हूं। और थोड़े समय बाद उसको भी मार दिया कि तू क्या करेगा जी के, मैं ही शासक बन जाता हूं। तो क्यूमर्स की हत्या कर दी 1290 ईस्वी में और अगला शासक बन गया जलालुद्दीन खिलजी। तो 1290 ईस्वी में गुलाम वंश का पतन हो गया और यहां से खिलजी वंश का उदय हुआ। तो कैसे? बलबन की मृत्यु के 3 साल के अंदर 1287 में बलबन की मृत्यु हुई थी और 3 साल के अंदर यानी 1290 में गुलाम वंश का पतन हो गया और खिलजी वंश का